जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। पिछला क्लास में हम लोग सत्ता की साझेदारी का एक स्टोरी देखे थे श्रीलंका का, ठीक है। उसमें देखे कि श्रीलंका जो है सो बहुत सारे समुदायों में बटा हुआ था, काफी ज्यादा उसमें गृह युद्ध हो गया था, काफी लोग मारे भी गए थे, कुछ बहुत लोग क्या है जो श्रीलंका छोड़ करके दूसरी जगह चले गए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं बेल्जियम का स्टोरी, ठीक है। और इसमें देखेंगे बेल्जियम का समझदारी, किस तरह से वहां पर विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, अलग अलग जाति के लोग रहते थे, फिर भी वहां पर वहां की सरकार जो है सो समझदारी वाला काम किया था, ठीक है। सबसे पहले बेल्जियम जो है तो जब लोकतांत्रिक घोषित हुआ तो वहां पर सरकार को 4 भाग में बांट दिया गया। पहला था केंद्र सरकार, जो कि एक देश स्तर पर काम करता था। अगर देश स्तर पर अगर विदेश नीति बनाना हमको या तो पूरे देश के स्थिति को जानना है तो उसमें कौन सा सरकार काम करता था? हमारा केंद्र सरकार, जो कि एक देश स्तर पर होता था। फिर क्षेत्रीय सरकार होता था, जो कि एक प्रांत स्तर पर काम करता था। जिस तरह से देखिएगा आप लोग भारत में जो है तो अगर आर्मी को नियंत्रण करना है तो कौन नियंत्रण करता है? राज्य सरकार करता है या केंद्र सरकार करता है? केंद्र सरकार करता है। वहीं अगर पुलिस को नियंत्रण रखना है तो वो कौन सरकार करेगा? वो हमारा करेगा क्षेत्रीय सरकार, मतलब राज्य सरकार करेगा कि कहां पर पुलिस रखना है, कहां हटाना है, कौन सा इलाका में पुलिस को भेजना है, कहां उसका तबादला करना है, कहां ट्रांसफर करना है, ये सब सारा कौन करेगा? हमारा राज्य सरकार करेगा। उसमें हमारा जो है सो केंद्र सरकार थोड़ा सा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि इस इलाका में आप पुलिस क्यों रखे हुए हैं, ठीक है। सरकार को सब अपना अपना क्या किया है, अपना अपना क्षेत्र के माध्यम से बांट दिया है। उसी तरह अगर आर्मी को अगर कंट्रोल करना है कि किस इलाका में आर्मी ज्यादा का जरूरत है, किस इलाका में कम पड़ रहा है, तो उसको अगर कंट्रोल करना है तो हमारा केंद्र सरकार करेगा। उसी तरह बेल्जियम में भी बटा हुआ था केंद्र सरकार, क्षेत्रीय सरकार, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार थोड़ी देर बाद देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखो हम लोग ब्रुसेल्स सरकार। ब्रुसेल्स जो था सो बेल्जियम का राजधानी था। इस इलाका को आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा ब्रुसेल्स था। इसके लिए अलग सरकार काम करता था, ठीक है। सामुदायिक सरकार बताया अभी, सामुदायिक सरकार में विशेष प्रकार का सरकार हुआ करता था जो कि भाषा के आधार पर काम करता था, ठीक है। जैसे देखिए जातीय बनावट में जो है सो डच जो है सो कितना फीसदी बोलने वाला है? 59%, जो कि हमारा फ्लेमिश इलाका में बोलता था। इस फिगर को देखिए, इस इलाका में क्या था? डच बोलने वाले निवासी रहते थे, जो कि कितने फीसदी थे? 59%, ठीक है। इस इलाका में फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले रहते थे, जो कि 40% बोलते थे। और ये जो देख रहे होंगे छोटे इलाके, ये था हमारा जर्मन लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति, और ये मात्र और मात्र 1% थे, ठीक है। इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद जो था से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। जिस तरह से श्रीलंका में आपसी में गृह युद्ध छिड़ गया था, उस तरह से यहाँ बेल्जियम में बिल्कुल नहीं होता था। फिर भी जो है सो 1950 से 60 के दशक में यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ा था, लेकिन तब उसके बाद जो है सो 60 के बाद 70 से 93 के बीच में 3-4 बार संशोधन कर दिया गया संविधान को, जिससे कि वहां पर गृह युद्ध बंद हो गया था। वहां का सरकार जो है अपना समझदारी दिखाया, लेकिन ये समझदारी अगर श्रीलंका वाला दिखा रहा था तो वहां आज वैसा स्थिति नहीं होता, ठीक है। आज जरा देखिए डच बोलने वाले कितने व्यक्ति हैं? 59%, जो कि कौन सा इलाका में बोलता था? फ्लेमिश। इस इलाका का नाम क्या है? फ्लेमिश। अच्छा, फ्रेंच बोलने वाले कितने फीसदी है? 40, जो कि कौन सा इलाका में बोला जाता है? वेलेनिया, ठीक है। और ये तो 1% है। अच्छा, यहाँ का बात करें अगर हम लोग ब्रुसेल्स का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जो निवासी हैं वो 80% बोलते हैं। देखिए यहाँ फ्रेंच जो है सो ज्यादा है, डच क्या है? कम है। लेकिन यहाँ डच ज्यादा है और फ्रेंच कम है, दिखाई दे रहा ना? डच है यहाँ अधिकतम बहुसंख्यक है, फ्रेंच अल्पसंख्यक है। लेकिन अगर ब्रुसेल्स राजधानी का बात किया जाए तो फ्रेंच ज्यादा है और डच कम है। अब जरा इसमें देखो समझदारी का बात कहाँ किया लोग, यहाँ पर वो लोग बहुसंख्यक है लेकिन राजधानी में अल्पसंख्यक है, ठीक है। यहाँ फ्रेंच अल्पसंख्यक है लेकिन इसमें
बहुसंख्यक है। तो जब उन लोग का लोकतांत्रिक सरकार जिस समय उन लोग का बनाया जा रहा था, तो उस समय ये उन लोग का नियम बनाया गया कि यहाँ भी तुम लोग इक्वलता रखो, इक्वालिटी रखो, यहाँ भी समानता रखो और यहाँ भी समानता रखो। तो यहाँ पर किसी को ना बेगानेपन का एहसास होगा, ना तो पूरा देश में हमारा बेगानेपन का एहसास होगा। ठीक है, तो दोनों जगह क्या कर दिया गया, समानता का अधिकार लागू कर दिया गया। हर जगह डच, फ्रेंच, जर्मन तीनों को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। राजधानी का बात करें तो वहां भी फ्रेंच और जर्मन को और डच को क्या किया, वहां भी उन लोग को प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, इस तरह से इन लोग का आपसी मतभेद मिट गया, आपसी भेदभाव मिट गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग राजनीतिक व्यवस्था वहां का कैसा था। देखिए, केंद्र सरकार जो था वहां मंत्रियों को भी समान संख्या लिया गया कि डच जितना संख्या रहेगा उतना ही संख्या फ्रेंच रहेगा और उतना ही संख्या हमारा जर्मन रहेगा। मतलब तीनों का तीनों जो राजनीतिक मंत्रियों का संख्या था, तीनों को बराबर का दर्जा दिया गया। ठीक है, कि अगर राजनीतिक सरकार बनाना है तो उसमें डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों का तीनों मंत्रियों का संख्या बराबर हो। ठीक है, अच्छा, विशेष कानून को अगर बनाना, किसी भी कानून को अगर बनाना है, चाहे वो डच के हित में हो, चाहे फ्रेंच के हित में हो, चाहे जर्मन के हित में हो, चाहे पूरे देश के हित में हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, है ना, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, किसी भी अगर मुद्दा पर अगर कानून बन रहा है तो उसमें तीनों का तीनों सरकार का मत लेना जरूरी है, तब जाकर के वो कानून लागू होगा, नहीं तो कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार और अलग प्रतिनिधित्व। ब्रुसेल्स जो हमारा उसका राजधानी था बेल्जियम का, यहां भी हम लोग का बताया गया अभी कि अभी ब्रुसेल्स के लिए अलग सरकार बनाया गया था और सिर्फ कहां के लिए काम करता था, वो सिर्फ बेल्जियम का राजधानी के लिए काम करता था, बाकी पूरे देश के लिए काम नहीं करता था। जिस तरह से अभी हमारे देश में मुखिया होता है, किसी एक खास गांव के लिए, खास क्या बोलते उसको, किसी खास गांव के लिए होता है मुखिया हमारा, वो दूसरे गांव में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसी तरह क्या था पंचायत के लिए, हाँ, कि हमारा मुखिया जो है वो किसी खास पंचायत के लिए ही काम करता है और अपने पंचायत में ही सुख दुख देखेगा, अपने पंचायत में ही विकास करेगा। उसी तरह जो है सो ब्रुसेल्स सरकार जो था सो सिर्फ और सिर्फ वहां की राजधानी के लिए काम करता था, पूरे देश के लिए काम नहीं करता था। पूरे देश के लिए काम करने के लिए केंद्र सरकार काम करता था, ब्रुसेल्स का सरकार नहीं। ठीक है, अच्छा, अलग सामुदायिक सरकार बनाना। देखो, डच वाले जो है सो अपना अलग सरकार बना लिया, फ्रेंच भाषा बोलने वाला लोग अपना अलग सरकार बना लिया, जर्मन भाषा बोलने वाला लोग अपना अलग सरकार बना लिया। मतलब अगर किसी भी धर्म को या किसी भी भाषा को बोलने वाला लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमारा भाषा को दबाया जा रहा है, या हमारे डच भाषा बोलने वाले लोगों को दबाया जा रहा है, या जर्मन 1% है उसको दबाया जा रहा है, तो उसका सरकार फिर उसके लिए काम करता है और आवाज उठाता है उसके लिए। ठीक है, अच्छा, इसी संशोधन के लिए क्या किया, 1970 से लेकर के 1993 के बीच में संविधान उन लोग कितना बार संशोधित कर दिया, 4 बार, ताकि किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे, किसी भी भाषा बोलने वाले लोगों को ऐसा ना लगे कि हम लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सत्ता की साझेदारी। अच्छा, सत्ता की साझेदारी का कितना रूप है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सत्ता के साझेदारी का 4 रूप बताया गया। पहला हमारा क्षैतिज वितरण, जिसमें से सरकार को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है ना। पहला आता है विधायिका, दूसरा आता है कार्यपालिका, तीसरा आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब समझते होंगे आप लोग, न्याय वगैरह करता है, जज वज वकील सब, है ना, ये सब। ठीक है, तो जब विधायिका काम करेगा, ठीक है, तो ये दोनों उसके काम में टांग अड़ाएगा नहीं, या तो अगर कार्यपालिका काम करेगा तो फिर ये दोनों टांग अड़ाएगा इसके काम में नहीं, लेकिन अगर न्यायपालिका काम करेगा तब भी ये टांग अड़ाएगा नहीं। लेकिन कोई अगर गलत काम करेगा तो फिर वो दोनों उसको फिर सीधा लाएगा और सीधा पटरी में लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण। इसमें जो है सरकार को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आता है संघ सरकार, दूसरा आता है प्रांतीय सरकार। संघ सरकार अभी मैं बताया कि ये होता है जो केंद्र स्तर पर काम करता है, पूरे देश को संभाल करके रखता है। ठीक है, और प्रांतीय सरकार जो होता है जो छोटे छोटे भूखंडों को, जैसे राज्य स्तर पर या तो किसी खास प्रांतीय स्तर पर, इस तरह से वो सरकार को चलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा सामाजिक समूहों के बीच वितरण। सामाजिक समूह का नहीं मतलब हो सकता है वो धर्म के आधार पर बटा हो, या तो हो सकता है वो भाषा के आधार पर बटा हो। जैसे अभी हमारे भारत देश में तमिल भाषा बोलने वाले लोग एक जगह रखते हैं, उन लोग का सरकार अलग है ना। कन्नड़ लैंग्वेज बोलने वाले जो है सो उन लोग एक राज्य में रहते हैं, उन लोग का सरकार अलग है। मतलब हर एक भाषा या तो हर एक, जैसे अभी धर्म के आधार पर बांट लिया ना जी, बांग्लादेश को बांट लिया, पाकिस्तान को बांट लिया, वो लोग धर्म के आधार पर बांट लिया ना, कि जितना मुस्लिम हम लोग एक जगह रहेंगे, हिंदुस्तान में हम लोग नहीं रहेंगे। जो रहने रहा वो तो रहा। सामाजिक समूह के बीच में वितरण कर लिया, भाषा के आधार पर या तो धर्म के आधार पर, ठीक है। अच्छा, एक और सरकार होता है हमारा, एक और जो होता है सो हमारा शासन चलाता है, वो होता है हमारा दबाव समूह। ये दबाव समूह होता कौन है जरा देखो। जब भी चुनाव होता होगा तो 3 4 5 पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ता है। जैसे बीजेपी लड़ेगा, कांग्रेस लड़ेगा, जेएमएम लड़ेगा, जेवीएम लड़ेगा, बहुत तरह का पार्टी होता है हर एक प्रांत में, ठीक है। लेकिन जीतता है कोई एक पार्टी। जिस तरह से हमारे अभी झारखंड में किसका सरकार चल रहा है, जेएमएम चल रहा है, झामुमो का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो बाकी जो पार्टी बच गया, जैसे कांग्रेस हो गया, या तो हमारा बीजेपी हो गया, या तो जेवीएम हो गया, ठीक है। ये सब पार्टी जो बच गया, जो कि उस चुनाव में पार्टिसिपेट किया था लेकिन जीत नहीं पाया, तो जो हार गया वही कहलाएगा हमारा दबाव समूह, ठीक है। अच्छा, आज जो जीत गया वो तो आइए गया पार्टी में, उसका तो सरकार है। अच्छा, अगर ये पार्टी अगर काम ठीक से नहीं करता है तो ये दबाव समूह उस पर दबाव डालेगा कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप, सरकार आप ला रहे हैं, आप ये वादा किए थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, आप अभी तक क्यों नहीं दिए, 3 साल गुजरने वाला है, ठीक है। ये दबाव समूह हो सकता है आंदोलन के जरिए इसको बात मनवाए। देखो, कोई भी अगर कानून लागू कर देता है तो उसको हटवाने के लिए या तो उसको किसी तरह से और ज्यादा संशोधन करने के लिए क्या करता है, आदमी लोग आंदोलन कर देता है। इस आंदोलन में हो सकता है मजदूरों का भी समूह हो सकता है, शिक्षकों का भी समूह हो सकता है, डॉक्टरों का भी समूह हो सकता है। मतलब इस दबाव समूह में कई लोग, कई कैटेगरी के लोग रहते हैं, ठीक है। अगर हमको मजदूर संघ के हैं और किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो सारे मजदूर लोग एक होकर के बोलेंगे हम लोग को तनख्वाह बढ़ाओ, ठीक है। तो वह एक तरह का दबाव समूह बन करके काम करेगा, ठीक है। चलो, तो दबाव समूह क्या करता है, शासन को बाहरी रूप से, मतलब शासन में वो नहीं रहता लेकिन बाहरी रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है उस सरकार को, और बाहर से ही नियंत्रण करके रखता है। वो दबाव समूह हो गया, या तो आंदोलन के रूप में काम करेगा, किसी भी रूप में करेगा।